मैं रोहित राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ये केमिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। आपके केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको फिजिकल केमिस्ट्री में डिवाइड किया गया है, सेकेंड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड किया है, और थर्ड है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिवाइड किया है। तो मोस्टली आपको 11th क्लास में है, ज़्यादातर है आपको है और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, और फिर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अगर देखा जाए तो आपको 2 ही चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ज़्यादातर आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो फिजिकल केमिस्ट्री, और फिर आपको पढ़ना है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 2 चैप्टर 2 है पोर्शन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो उन्हीं में से फिजिकल केमिस्ट्री में से ही है जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, देखिए चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आपने क्लास 9th किया होगा तो आपको यहाँ पे उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी 9th में पढ़ाया गया होगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको इस चैप्टर से मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो आपने क्लास 9th अगर अच्छे वे में पढ़ा होगा तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे वे में भी समझ में आएगा, क्योंकि क्लास 9th का बहुत सारा टॉपिक है जो कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग 1 बाय 1 हम लोग पढ़ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को तो ये जानना पड़ेगा कि केमिस्ट्री कहते किसको है, ठीक है। आपको पता है कि साइंस जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है। उसमें केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो केमिस्ट्री को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। तो केमिस्ट्री को किस तरीके से डिफाइन करेंगे? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द मैटर्स एंड देयर प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर्स एंड देयर चेंजेस। हमारे आसपास में बहुत सारे आपको फेनोमेना देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम लोग देखा जाए तो बहुत सारे मैटर होते हैं। उन सभी मैटर के क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या उसके प्रॉपर्टी है, और किस तरीके से उसमें चेंजिंग होते हैं, इन्हीं सब के बारे में तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री को हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी साइंस ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से डिफाइन करेंगे? केमिस्ट्री इज द branch of science, branch of science which deals with the composition and property of the matter, ठीक है। हम लोग मैटर किस किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है, क्या क्या मैटर का प्रॉपर्टी है, इन सभी के बारे में ही हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग इसको और भी बोल सकते हैं, केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मोलिक्यूल्स, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री को
साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। अब साइंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर जो होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर के बना हुआ होता है और बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ होता है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके क्या क्या कंपोजिशन है और उसमें क्या क्या चेंजिंग आता है, तो इन्हीं सब के बारे में तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम लोग केमिस्ट्री को हम लोग साइंस ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं मैटर के बारे में, ठीक है। तो मैटर हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो मैटर अगर देखा जाए तो मैटर हम लोग किसको कहते हैं? फर्दर फिर हम लोग पढ़ेंगे मैटर है जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग अलग अलग है सबस्टांस को रखा गया है और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर में भी अलग अलग सबस्टांस को रखा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मैटर को डिफाइन किस तरीके से कर लेते। देखिए आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर भी वही टॉपिक आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। जब आपको ये बेसिक जब क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंपीरिकल फार्मूला पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे, हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास पढ़ेंगे, ग्राम मोलिकुलर और भी है एटॉमिक मास पढ़ेंगे, ठीक है, एटॉमिक वेट पढ़ेंगे। फिर अभी मैं आपको बताया इंपीरिकल फार्मूला पढ़ेंगे। फिर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, फिर लॉ है, बहुत सारे डाल्टन है, गेलिसक है, बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन सभी बेसिक के बारे में क्लियर आउट कर लेते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। हालांकि आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे तो यहाँ पे जानते ही होंगे, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। तो मैटर भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग बोल सकते हैं the things which occupies a space and having mass in which felt by our five senses, ठीक है। देखिए मैटर जो होता है द थिंग्स विच ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैविंग मास इन विच फेल्ट बाय आवर 5 सेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि मैटर जो होता है वो आपको क्या होता है, मैटर कोई भी सबस्टांस है ना, कोई भी थिंग्स जब स्पेस को ऑक्युपाई करता है उसमें कुछ ना कुछ मासेस होती है और हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स के द्वारा है फील्ड किया जाता है, मतलब है कि महसूस किया जाता है, तो भी हम लोग उसको बोलते हैं मैटर बोलते हैं, ठीक है, मैटर बोलते हैं। अब यहाँ पे हर एक जिस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें मासेस भी होती है और कुछ ना कुछ वो मासेस जब होता है तो वो है कहीं ना कहीं स्पेस को ऑक्युपाई करता है। तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि यहाँ पे स्पेस भी होता है ना, अगर किसी भी सबस्टांस में अगर मतलब स्पेस को ऑक्युपाई करता है और कोई भी सबस्टांस जिसमें मास होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो मैटर इज नथिंग बट इट इज द सबस्टांस विच ऑक्युपाइज अ स्पेस एंड हैविंग सम मासेस, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मास और वेट में डिफरेंट होता है। मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस दैट प्रेजेंट इन इट, मासेस जो होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस दैट प्रेजेंट इन इट, दैट इज कॉल्ड द मास, बट वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द आवर अर्थ, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट। तो वेट अलग होता है, मास अलग होता है। द अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस दैट प्रेजेंट इन इट, दैट इज कॉल्ड मास, but force exerted by the gravitational force of our earth, that is called the weight. Weight is vary from one place to the another place, while mass is constant, it does not change from one place to the another place. तो मास जो होता है वो चेंज नहीं करता है, वो कांस्टेंट होती है, वाइल वेट जो होता है वो वैरी करता है वन प्लेस टू द अनदर प्लेसेस। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है वेट होता है,
ठीक है। वेट का यूनिट आपको पता होना चाहिए, न्यूटन होती है। मास का यूनिट जो होता है वो केजी किलोग्राम होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। मैटर जो होता है इसके दो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। और दूसरा होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है? केमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट under condition of temperature, under condition of temperature and pressure, under condition of temperature and pressure। और देखा जाए तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये जो है आपको इट इज कैटेगराइज, है ना, इट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 वेज, ठीक है। किस किस में? तो आपको है यहाँ पे किस में? तो सॉलिड में, उसके बाद आपका हो गया, आपको हो गया यहाँ पे हो गया आपके लिक्विड में, और दूसरा है आपका क्या है? आपका गैस में, ठीक है। ये हो गया आपका गैस में। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग है आपका कौन कौन से हो गए? प्योर, ठीक है, प्योर सबस्टांस। और दूसरा हो गया आपका कौन सा हो गया? तो आपका मिक्सचर हो गया, ठीक है। क्या हो गया? मिक्सचर। तो मिक्सचर के प्योर सबस्टांस के अकॉर्डिंग है रखा गया आपका एलिमेंट को। किसको रखा गया है? एलिमेंट को। और दूसरा है आपको रखा गया है कंपाउंड को, ठीक है। किसको रखा गया? कंपाउंड को। एलिमेंट को भी है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। सॉरी, एलिमेंट को है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका मेटल्स, दूसरा हो गया आपका नॉन मेटल्स, और थर्ड हो गया आपका मेटालॉइड, ठीक है, मेटालॉइड्स। कंपाउंड को देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से है? तो आपका है देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग रख लेते हैं, ऑर्गेनिक, है ना। और दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है। क्या है? इनऑर्गेनिक। तो देखिए कंपाउंड में आपको ऑर्गेनिक हो गए और दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक हो गए। 1 बाय 1 सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, बट फिर भी आप माइंड मैप देख लीजिए कि किस तरीके से किसको डिवाइड किया गया। मिक्सचर अगर देखा जाए तो मिक्सचर में होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। क्या हो गए? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि है फिजिकल केमिस्ट्री में जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, यहाँ पे देखा जाए तो मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। अभी फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में देखा जाए तो इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है वो किस पे बेस्ड है? तो फिजिकल स्टेट पे बेस्ड है, वो भी अंडर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, है ना, एंड प्रेशर। तो प्रेशर पे ये डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसके जो स्टेट होते हैं उतना चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, मीन्स न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तब हम लोगों को है अलग अलग स्टेट मिलेगा, बट वो अपना फॉर्म को चेंज नहीं करेगा, ठीक है।
अभी केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में देखा जाए तो केमिकल क्लासिफिकेशन में है दो, केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है प्योर सब्सटेंस और सेकंड है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट में और दूसरा है कंपाउंड में। क्या है? दूसरा है कंपाउंड में। और प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में तो डिवाइड किया गया ही है, एलिमेंट और कंपाउंड में। फर्दर एलिमेंट को है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में डिवाइड किया गया। फिर कंपाउंड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। मिक्सचर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अभी हम सभी के बारे में वन बाय वन हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग सॉलिड है ना, सॉलिड के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिक्विड के बारे में देख लेंगे, उसके बाद हम लोग गैस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। तो सॉलिड में देखा जाए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, है ना, सॉलिड। सॉलिड में देखा जाए ए सबस्टेंस इज said to be, a substance is said to be solid if it possesses definite shape. It possesses definite shape. इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए substance is said to be liquid if it possesses definite volume but not definite shape, it takes the shape of vessels that placed in it, that placed in it। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए substance is said to be gas if it possesses neither a definite shape nor a definite वॉल्यूम। ठीक है, तो देखा जाए सॉलिड को हम लोग उसको बोलेंगे जो सब्सटेंस के पास डिफिनिट शेप होता हो। क्या होता? डिफिनिट शेप होता हो। इसमें और भी लिख सकते हैं, डिफिनिट शेप एंड साइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसा सब्सटेंस जो है एक डिफिनिट शेप और डिफिनिट साइज को पोजेस करता हो, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड। ठीक है, अभी लिक्विड में देखा जाए ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड इफ इट पोजेस डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। लिक्विड जो होता है वो डिफिनिट वॉल्यूम तो होती है बट उसके डिफिनिट क्या होते हैं, आपके शेप नहीं होते। जिस वेसल्स में आप उसको रखोगे वो वैसा ही शेप ले लेगा, बट इसके वॉल्यूम जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपका फिक्स्ड होता है। लेकिन अगर गैस की बात बोला जाए तो गैस के पास ना वॉल्यूम होता है फिक्स्ड और ना ही क्या होते हैं आपका फिक्स्ड आपका शेप होता है। ठीक है, और इसी के कारण है ये पूरे होल को है क्या करता, ऑक्यूपाई करता है। जैसे अगर हम गैस सिलेंडर में अगर फिल कर करके गैस को रखेंगे तो ये पूरे सिलेंडर को प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, अभी इट कैन बी फ्लो इजली, है ना, एंड इट ऑल्सो कैन बी फ्लो इजली बट इट डज नॉट फ्लो, मतलब इसमें रिजिडिटी होता है। अब रिजिडिटी क्यों होता है, क्योंकि इसके जो मोलिक्यूल्स जो होता है, इसके मोलिक्यूल्स होता है
वो क्लोजली पैक्ड होता है। क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है। बट इसके मॉलिक्यूल जो होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड है लूजली पैक्ड होता है। बट इसके मॉलिक्यूल्स देखा जाए तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं। हर एक मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस जो होता है एक दूसरे से दूर दूर होता है। बट लिक्विड में होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा दूर दूर होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। सबसे कम जो होता है वो किस में होता है? सॉलिड में होता है। तो सॉलिड में जो होता है जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो बहुत ही क्लोजली होते हैं, जिसके कारण इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो सॉलिड में आप बोल सकते हैं कि इट हैज़, है ना, इट है द, बोल सकते हैं force of attraction between molecules is more, है ना, force of attraction between molecules is more। बट हम लोग बोल सकते हैं इसमें force of attraction between molecules is less कंपैरिजन टू क्या? सॉलिड। ठीक है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपका पहला हो गया। दूसरा हो गया, ये क्या होता है? हाईली कंप्रेसिबल। क्या होता है? हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, इट कैन फ्लो, है ना, इट कैन फ्लो इजली। ठीक है, इट कैन फ्लो इजली। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है ना, वो बहुत ही क्या होता है, इसमें बहुत ही लेस होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड और लिक्विड में। उसके बाद गैस सिलेंडर में बहुत सारे गैसेस को फिल किया जाता है ना, हाईली कंप्रेस कर करके, है ना। ठीक है, तो प्रेशर को बढ़ा करके और टेम्परेचर को कमा करके, है ना, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर, है ना, गैस इज फिल्ड इनटू द सिलेंडर। ठीक है, तो बहुत सारे गैस जैसे एलपीजी वगैरह हो गया, सीएनजी गैस वगैरह हो गया, इन सभी का टेम्परेचर को क्या किया जाता है? डिक्रीज कर दिया जाता है और प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है ताकि वे कंप्रेस हो सके गैस सिलेंडर में, उसको फिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में। उसके बाद ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, इसको हम लोग कंप्रेस कर करके गैस सिलेंडर में फिल कर सकते हैं। उसके बाद इट कैन फ्लो इजिली, इसको ये जो होता है वो इजिली फ्लो कर सकता है। ठीक है, और इसमें डिफ्यूजन जो होता है, क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है गैस में क्या होता है? वेरी फास्ट होते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो गैस में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए आप अगरबत्ती को जलाओगे तो देखोगे आपको दूर में भी रहोगे तो आपको जो स्टिक इंटेंस जो होता है, मतलब अगरबत्तियाँ जो होती है उसकी स्मेलिंग आपको आपको स्मेलिंग देने लगेगा, दूर में भी रहोगे तब भी। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अगर बात किया जाए लिक्विड की, तो लिक्विड में है जो कि सॉलिड के कंपैरिजन में होता है, बट सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सॉलिड में बोला जाए तो सॉलिड में नहीं होते। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है एक प्रोसेस होते हैं, क्या? तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट सबस्टांस। ठीक है, तो इंटर या सेम सबस्टांस में बोल सकते हो। तो डिफ्यूजन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें डिफरेंट सबस्टांस के पार्टिकल, सेम सबस्टांस के पार्टिकल आपस में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जैसे अगर माना जाए कि अगरबत्ती हो गया, जो उससे आपका स्मोक निकल रहा है और जो हमारे नेचर में गैसेस है, तो इस गैस का पार्टिकल्स और उस गैस का पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं। तो ये डिफ्यूजन जो होता है एक प्रकार का प्रोसेस होती है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट सबस्टांसेस का। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो होता है इसमें जो देखा जाए तो ये लिक्विड क्या होता है? लेस कंप्रेसिबल होता है। क्या होता है? लेस
कॉम्प्रेसिबल होता है ना। फिर ये भी हो सकता है इट कैन फ्लो ईजिली, इट कैन फ्लो ईजिली बोल सकते हैं। और इसमें रिजिडिटी नहीं होता है ना, लेस रिजिड मतलब रिजिडिटी होता ही नहीं है, नो रिजिडिटी मतलब कठोरता, ठीक है। और इसमें भी नो रिजिडिटी, ठीक है, नो रिजिडिटी। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वही था, वो क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है, इनकॉम्प्रेसिबल होता है। उसके बाद इट कैन नॉट फ्लो। उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इट हैज़ रिजिड इन नेचर, ठीक है, इट हैज़ रिजिड इन नेचर। अब मान लो ब्रिक्स हो गया है ना, चौक हो गया, डस्टर हो गया, जितने भी मेटल है वो सॉलिड इन नेचर होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। लिक्विड की अगर बात बोला जाए तो वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। गैस की अगर बात बोला जाए तो आपको बहुत सारे नेचर में गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये सभी आपको क्या है, गैस है। तो गैस का ये आपको प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा है लिक्विड की आपको प्रॉपर्टी हो गए, और तीसरा है सॉलिड की आपको ये प्रॉपर्टी हो गए। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर के अकॉर्डिंग आपको तीन है कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, ठीक है। अब हम लोग फर्दर आगे पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, कन्वर्सन ऑफ सबस्टांसेस, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड है। उसके बाद देखा जाए तो सॉलिड हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं सॉलिड। उसके बाद हम लिख लेते हैं लिक्विड, लिक्विड। उसके बाद लिख देते हैं गैस, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए सॉलिड अगर सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, सॉलिड से अगर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और अगर लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, इसको हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। और अगर लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, लिक्विड से सॉरी गैस में, तो लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है अगर गैस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। उसके बाद अगर गैस से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, गैस से अगर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, डिपोजिशन है, और ये आपका क्या है, वेपोराइजेशन है। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट है, तीसरा है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग है और मेल्टिंग है। ये आपका फ्रीजिंग हो गया, ये आपका मेल्टिंग हो गया। लिक्विड से अगर जाएगा सॉलिड में तो ये क्या होगा आपका, ठीक है, सॉरी लिक्विड से अगर सॉलिड में जाएगा तो ये फ्रीजिंग होगा, और सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएगा तो ये आपका क्या होगा, मेल्टिंग होगा। लिक्विड से अगर गैस में जाएगा तो वेपोराइजेशन होगा, लिक्विड से अगर गैस में जाएगा तो वेपोराइजेशन होगा, और गैस से अगर सॉलिड में जाएगा तो डिपोजिशन होगा, ठीक है। और सॉलिड से अगर जाएंगे, सॉलिड से अगर है ना, सॉलिड से अगर गैस में जा रहा है तो ये क्या होगा आपका, सब्लिमेशन होगा, ठीक है, सब्लिमेशन होंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्लिमेशन है, मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, डिपोजिशन है। और अगर गैस से अगर लिक्विड में चला गया, ठीक है, अगर गैस से अगर लिक्विड में चला गया तो हम लोग इसको भी क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये है हमारा कंडेंसेशन, ये है वेपोराइजेशन, ये है डिपोजिशन, है ना, क्या डिपोजिशन, और क्या है आपका सब्लिमेशन, फ्रीजिंग हो गया और मेल्टिंग हो गया। अब हम लोग वन बाय वन इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको फ्रीजिंग बता रहा हूँ, फ्रीजिंग है ना, फ्रीजिंग का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। फ्रीजिंग का, फ्रीजिंग में क्या होता है,
यहाँ पे देखिए हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दी कन्वर्सन ऑफ लिक्विड into solid is called फ्रीजिंग। ठीक है, क्या हो गया, फ्रीजिंग हो गया। ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अभी देखिए सेकेंड हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, मेल्टिंग हम लोग लिख लेते हैं। मेल्टिंग, तो मेल्टिंग में अगर देखा जाए तो मेल्टिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, द कन्वर्सन ऑफ मेल्टिंग लिख रहे हैं ना, तो क्या हम लोग लिखेंगे, द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, एक मेल्टिंग होता है और मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है, मैं अभी यहाँ पे बातें कर रहा हूँ मेल्टिंग के बारे में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात कर ले, तो फ्रीजिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन देख लेते हैं। वेपोराइजेशन में देख लेते हैं द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड into gas is called वेपोराइजेशन। तो ये हो गया हमारा वेपोराइजेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया है, ये वेपोराइजेशन हो गया। कंडेंसेशन हम लोग देख लेते हैं। कंडेंसेशन में अगर देखा जाए तो हम लोग इसको कैसे बोलेंगे, द कन्वर्सन ऑफ गैस into लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन हम लोग किसको बोलते हैं, कन्वर्सन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ये हो गया है हमारे कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, कंडेंसेशन हो गया, मेल्टिंग हो गया, अब सब्लिमेशन हो गया। तो सब्लिमेशन में भी हम लोग देख लेते हैं, सब्लिमेशन है ना, द कन्वर्सन ऑफ गैस into solid without going into liquid, that is called sublimation। ठीक है, द कन्वर्सन ऑफ गैस डायरेक्टली है ना, यहाँ पे लिख सकते हो आप डायरेक्टली इनटू। ठीक है, डायरेक्टली इनटू, एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हैं कैम्फर है ना। उसके बाद हो गया आपका इंसेक्ट बॉल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेफ्थलीन बॉल। ठीक है, तो नेफ्थलीन बॉल भी आप लिख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे वन बाय वन आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे वैसे सब्लिमेशन हो गया आपका, फ्रीजिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, वेपोराइजेशन हो गया और कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देख ले रहे हैं डिपोजिशन में भी। डिपोजिशन क्या है, द कन्वर्सन ऑफ गैस into solid is called डिपोजिशन। एग्जाम्पल में आप इसमें लिख सकते हो, इसमें फ्रोस्ट, एग्जाम्पल में आप फ्रोस्ट लिख सकते हो। तो यहाँ पे डिपोजिशन
का ये हो गया आपका प्रोसेस। दूसरा हो गया, अब वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। फ्रीजिंग में देखिए, द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग हम लोग उसको बोलते हैं जब लिक्विड है कन्वर्ट होता है सॉलिड में, तब हम उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। जैसे हम लोग लिक्विड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में है किसी भी वेसल्स में फिल कर करके रख देते हैं। तो जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में फिल कर करके रखते हैं अब रेफ्रिजरेटर में किसी भी वेसल्स में लिक्विड को, तो हम लोग थोड़ा देर के बाद ये पाते हैं कि वो लिक्विड है क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो कहीं ना कहीं लिक्विड है फ्रीज हो गया है ना, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर देने पे। तो ये हो गया हमारा फ्रीजिंग हो गया। तो कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड दैट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेल्टिंग की अगर बातें बोल लेते हैं तो द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड है ना, द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये हमारा मेल्टिंग है। जब सॉलिड है ना, जब सॉलिड है जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। सपोज आप रेफ्रिजरेटर से है आइस को बाहर निकाल करके रखोगे तो यहाँ पर का टेम्परेचर सराउंडिंग से वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और फिर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो वो देखिए वो सॉलिड में था जब हम लोग रेफ्रिजरेटर से निकाले थे, फिर उसके बाद वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया, फिर वो धीरे धीरे क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वेपोराइजेशन है। द कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें है लिक्विड है ना, आफ्टर हीटिंग आफ्टर गिवन ए पार्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग वाटर को हीट करते हैं है ना, वाटर को जब हम लोग हीट करते हैं तो जब हम लोग वाटर को एक वेसल्स में लेकर के जब हीट करते हैं तो उसको टेम्परेचर देते हैं तो वो हीट होकर के क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग वेपोराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट कंडेंसेशन, कन्वर्सन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आप देखते होगे जब कभी भी आप हीट करोगे और ऊपर से है मम्मी किचन में खाना वगैरह बनाती है तो देखते हो कि वाटर को जब बॉयल करती है तो ऊपर से हम लोग प्लेट वगैरह से है कवर कर देते हैं और फिर प्लेट को जब हटाते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। तो जब हीट होता है ना तो वो हीट पार्टिकुलर टेम्परेचर मिलने के कारण वो हीट होकर के है वो क्या हो जाता है, गैस में बदलता है। फिर उसको कोल्ड प्लेसेस से जब टकराता है ना, जब कोल्ड प्लेसेस से टकराता है तो वो है कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है वो वाटर वेपर। तो दैट इज द कंडेंसेशन। नेक्स्ट है आपका सब्लिमेशन है, कन्वर्सन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड। यानी कि देखा जाए तो गैस से पहले लिक्विड में जाएगा फिर लिक्विड से सॉलिड में जाएगा, बट डायरेक्टली है यहाँ पे क्या है आपका गैस से है, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया, उल्टा लिखा गया यहाँ पे। द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड है ना, द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, गैस। तो कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस है ना, डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो क्या है कि डायरेक्टली है सॉलिड है कन्वर्ट हो जाता है गैस में बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। जब एक सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक से वहां पे लिखा गया था, ठीक है, गैस से सॉलिड में लिखा गया था, तो आप लोग इसको सुधार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्सन ऑफ सॉलिड है डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। तो जब हम लोग कैम्फर वगैरह जलाते हैं या नेफ्थलीन बॉल जब हम लोग अपने कपड़ों में गोदरेज वगैरह अलमीरा वगैरह में जब रखते हैं नेफ्थलीन बॉल, तो हम लोग ये पाते हैं कि है बिना वो लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली है वो चेंज हो जाता है किसमें, आपका गैस में चेंज हो जाता है। तो पहले तो हम लोग उसको सॉलिड में रखते हैं तो उसको टेम्परेचर मिलने के बाद वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सब्लिमेशन वही प्रोसेस होता है जब डायरेक्टली है सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो जाता है किसमें, आपका गैस में। द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस में बिना लिक्विड में गए हुए।
एक होता है डिपोजिशन होता है। तो डिपोजिशन में भी देखा जाए तो कन्वर्सन ऑफ गैस जो होता है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस जो है डायरेक्टली रूप में सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। डिपोजिशन के बेस्ट एग्जांपल है फ्रोस्ट वगैरह। अब देखते हो कि कहीं का बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है तो वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होते हैं, तो वहाँ पर जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में आप देखोगे तो फ्रोस्ट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर के प्लांट के जो लिप्स होते हैं उस लिप्स पे आपको सॉलिड स्टेट में आपको बहुत सारे सब्सटेंस आपको देखने को मिलेगा जो आइस के फॉर्म में होगा। तो जो आइस के फॉर्म में होगा ना उसको हम लोग फ्रोस्ट बोलते हैं। वो क्या होता है, वाटर वेपर है ना, जब वार्म प्लेसेस से स्ट्राइक करता है तो उस केस में वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में, वो भी आइस के फॉर्म में। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रोस्ट बोलते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको, मैं आपको ये बता दिया। ठीक है, प्योर सबस्टांस, प्योर सबस्टांस बोलते किसको है, तो प्योर सबस्टांस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए मटेरियल दैट containing only one kind of substance and it cannot be separated by physical process। ठीक है, प्योर सबस्टांस हम लोग उसको बोलते हैं, प्योर सबस्टांस हम लोग उसको बोलते हैं जो मटेरियल है वो क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ सबस्टांस से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ ए मटेरियल दैट कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ सबस्टांस एंड इट कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओनली क्या होगा, ओनली वन काइंड ऑफ सबस्टांस होगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होगा, एक ही टाइप के सबस्टांस होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्योर सबस्टांस बोलते हैं। अगर एग्जांपल की अगर बात बोला जाए तो आप बहुत सारे मेटल जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सभी में क्या होते हैं, आपको ओनली वन काइंड ऑफ है सबस्टांस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, ये सभी जो होते हैं, देखिए अगर है सोडियम की बात बोला जाए तो सोडियम में एक ही टाइप के सबस्टांस है, तो एक टाइप के सबस्टांस है, इसमें कोई दूसरा सबस्टांस आपको नहीं है। तो सोडियम हो गया आपका, ठीक है, ये आपका पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी जो है वो क्या है, आपका एक ही टाइप के क्या है, सबस्टांस है कंटेनिंग। तो इन सभी में एक ही टाइप के है सबस्टांस कंटेनिंग है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्योर सबस्टांस बोलेंगे। अब प्योर सबस्टांस में एक टाइप के सबस्टांस ही मौजूद होते हैं, उसमें दूसरा सबस्टांस नहीं मौजूद होते। अगर रहेंगे भी तो उसमें क्या होंगे, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन कर करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तब हम लोग उसको प्योर सबस्टांस बोलेंगे। बट उस केस में तभी बोलेंगे जब वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है। जैसे बोलेंगे आप कि वाटर भी तो हो सकता है ना, वाटर तो यहाँ पे दो सबस्टांस से मिलकर के बना, ऑक्सीजन से मिलकर के बना और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो आप बताइए कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने, बट ये दोनों आपस में कंबाइन किए, वो भी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन किए, और फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन किए हैं, तो इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर सबस्टांस बोलेंगे। तो एक तो देखा जाए तो सेम काइंड ऑफ सबस्टांस से मिलकर के बना होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ सबस्टांस मौजूद होना चाहिए, और दूसरा है कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, बट ये फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, तब हम लोग उसको प्योर सबस्टांस बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको फिजिकली प्रोसेस से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्या वाटर को आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो? वाटर को
फिजिकल प्रोसेस से तो डिकम्पोज नहीं कर सकते हो H2 और O2 में, क्योंकि उसके लिए आपको केमिकल प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो भी आपको किस चीज़ का क्या, तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो वाटर है वो स्प्लिट होता है H2 प्लस O2 में। तो वाटर जब होता है H2 प्लस O2 में, तो यहाँ पे तो आप केमिकल प्रोसेस को अडॉप्ट कर रहे हो, वहाँ पे तो कोई फिजिकल प्रोसेस अडॉप्ट कर नहीं रहे हो। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग फिजिकली प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, प्योर सब्सटेंस हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें इसी के अकॉर्डिंग आता है एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट हम लोग देख लेते हैं, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है ए मटेरियल दैट कंटेन या दैट कंटेनिंग भी लिख सकते हो, दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स। ठीक है, जैसे इसमें भी एग्जांपल आप ले सकते हो, यहाँ पे सोडियम ले सकते हो, यहाँ पे एल्युमिनियम ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये है कि बेसिस सब्सटेंस अ मटेरियल दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स, मतलब बेसिस सब्सटेंस जिसमें एक ही टाइप के मोलिक्यूल्स और आपको एटम्स पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कोई भी मेटल ले लेते हैं या कोई भी नॉन मेटल ले लेते हैं या कोई भी मेटल वर्ड ले लेते हैं, तो उसमें जो होगा वो अगर देखा जाए तो एक ही प्रकार के एटम होना चाहिए उसमें। तो अगर हम सोडियम को अगर लेते हैं तो सोडियम को हम लोग कितने भी टीनी पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे तो हम ये पाएंगे कि सोडियम का ही पार्टिकल्स आपको मिलेगा। अगर पोटेशियम को आप लोगे तो पोटेशियम को छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर ब्रेक करोगे तो भी आपको पोटेशियम ही मिलेगा, उसमें और अदर के पार्टिकल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जितना भी आप उसको स्प्लिट करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, आपको वही पार्टिकल्स मिलेंगे जो वो है, जो सब्सटेंस है उसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स मिलेंगे, अलग नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे भी तो हम बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम ही मौजूद है उस सब्सटेंस में। तो इस वे में तो हमें बोल सकता हूँ ना यहाँ पे कि ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो होता है उसमें ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और कैल्शियम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो अभी इसके एलिमेंट के देखा जाए तो एलिमेंट में भी आपका मेटल होता है। ठीक है, मेटल्स, उसके बाद होते हैं नॉन मेटल्स, उसके बाद आपको होते हैं मेटालॉइड। ठीक है, क्या होते हैं, मेटालॉइड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेटल की अगर बात बोला जाए तो फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सोडियम पोटेशियम, है ना, सोडियम पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, एल्युमिनियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, तो सोडियम हो गया, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। तो ये सभी मेटल्स हैं। ठीक है, दूसरा है नॉन मेटल में आपका क्लोरीन हो गया, आपका O2 हो गया, N2 हो गया, है ना, H2 हो गया। ये सभी जो एग्जाम्पल है वो आपको नॉन मेटल है। तो एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। दूसरा अगर हम देखा जाए मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स में बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेलुरियम हो गया। ये सभी जो है वो मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल है किसका, मेटलॉइड्स का एग्जाम्पल है। अभी आप ये देखोगे, आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स के पास टेंडेंसी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है, वाइल नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। क्योंकि इसके पास जो टेंडेंसी होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी होती है किसके पास, नॉन मेटल के पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, नॉन मेटल हो गया। और इसके आउटर मोस्ट
ऑर्बिट में या इसके आउटर मोस्ट सेल में है, जो कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटेलॉइड के पास एक्सेप्शन है बोरोन, बोरोन के पास शायद आपका क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको मेटेलॉइड जो होता है उसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लोग मेटेलॉइड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है लूज करता है, वाइल ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है गेन करता है। तो आपको एलिमेंट के 3 पार्ट हो गए आपके, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग 3 पार्ट आ गए। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कंपाउंड के बारे में, ठीक है। कंपाउंड हम लोग बोल सकते हैं, तो कंपाउंड में हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस, 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस है ना, कंबाइन इन डिफिनिट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड। एंड compound, the property of compound, the property of compound is different from its constituent, ठीक है क्या, फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, व्हेन टू और मोर देन 2 सबस्टेंस combined together in a fixed proportion, that is called the compound, and the property of the compound is different from its constituent, ठीक है। तो जब 2 और 2 से अधिक एलिमेंट और सबस्टेंस है ना, जब आपस में मिलते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड जो होता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी से अलग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं H2O है ना, H2O हो गया, HCl हो गया, ठीक है। तो H2O हो गया, अगर देखा जाए तो वाटर है, वाटर क्या है आपका, वाटर का फॉर्मूला H2O है। तो बाई वेट जो होता है ना, बाई वेट ये 2:1 रेशियो में कंबाइन करता है। कौन, वाटर। वाटर जो है बाई वेट वो कितना में कंबाइन करता है, तो 2:1 रेशियो में कंबाइन करता है। तो 2:1 रेशियो में कंबाइन करता है। अब कहीं कभी वाटर उठा करके आप ले लोगे, लंदन, पेरिस, इंडिया, कहीं कभी आप लोगे, तो वाटर का जो रेशियो होगा वो 2:1 के रेशियो में ही वो कंबाइन करेगा, और 2:1 के रेशियो में ही कंबाइन करेगा। तो इसीलिए तो हम लोग इसको बोल रहे हैं कि कंपाउंड बोल रहे हैं, और कंपाउंड में भी वो भी प्योर सब्सटेंस के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि ये फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है। अब वाटर जो होगा देखा जाए तो H2 है और प्लस O2 है, ये आपके बन गए H2O बने, ये आपका क्या है कंपाउंड है, क्या है कंपाउंड है, और ये आपके मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन जो है ये भी गैस के फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी है ये भी गैस के फॉर्म में है, बट वाटर क्या है लिक्विड के फॉर्म में है, क्या है लिक्विड के फॉर्म में है। तो मैं तो यही ना बोला हूँ यहाँ पे कि प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जो है वो क्या है, इसके कंस्टिट्यूएंट से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो जो प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड जो होता है वो उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है उसके कंस्टिट्यूएंट से। कंस्टिट्यूएंट कौन कौन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए और यहाँ पे वाटर हो गए, ये दोनों का प्रॉपर्टी इसके प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन देखा जाए तो सपोर्टर है कंबशन का, और ये देखा जाए तो क्या हो गया आपको वाटर है जो कि लिक्विड के फॉर्म में रहता है। तो अब बताओ आप यहाँ पे कि दोनों का यानी कंपाउंड का प्रॉपर्टी कंस्टिट्यूएंट के प्रॉपर्टी से डिफरेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे इतने सारे आपका डेफिनेशन थे विथ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो।
मिक्सचर देख लेते हैं। ठीक है, मिक्सचर हम लोग देख लेते हैं। मिक्सचर में अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं a material that contain two or more than two substances in any ratio is called mixture। हम लोग क्या बोलेंगे, जब एक मटेरियल जो दो और दो से अधिक सबस्टांस आपस में जब किसी भी रेशियो में मिलता है तो हम उसको बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। तो ए मटेरियल दैट कंटेन टू और मोर देन टू सबस्टांस इन एनी रेशियो दैट इज कॉल्ड द मिक्सर। ठीक है, तो मिक्सर कुछ भी हो, जब भी दो और दो सबस्टांस, दो या दो से अधिक सबस्टांस किसी भी रेशियो में जब आपस में कंबाइन करता है, मिलता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्सर बोलते हैं। ठीक है, तो मिक्सर कुछ भी हो सकता है। आप एग्जांपल जैसे हम लोग मिक्सर खाते हैं, है ना, जैसे मिक्सर वगैरह हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आपके हैं भुजिया वगैरह मिले होते हैं, आपके बहुत सारे ग्राम्स वगैरह होते हैं, फिर आप में उसमें बादाम वगैरह होता है और बहुत सारे मटेरियल मिक्स होते हैं। तो कोई ज़्यादा अमाउंट में भी रहता है, कोई कम अमाउंट में भी रहता है। इसमें कोई भी रेशियो फिक्स नहीं है कि आप है इसका ये रेशियो होना चाहिए, इसका ये रेशियो होना चाहिए। कोई भी रेशियो में आप बहुत सारे मटेरियल को जब आप मिला देते हो, बहुत सारे सब्सटेंस को जब मिला देते हो किसी भी रेशियो में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सर बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, सैंड वाटर हो सकता है, चॉक वाटर, मड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिक्सर हो गया। मिक्सर में अगर देखा जाए तो इसके दो पार्ट होता है, एक होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर की अगर बात बोला जाए तो होमोजीनियस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर, it is a type of mixture in which all the components is formed, all the component is mixed भी लिख सकते हैं, it all the components is mixed uniformly। ठीक है, it is a type of a mixture in which all the components is mixed uniformly and there is no separate bonding and it has a single phase, it has a single phase। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्ट और वाटर लिख सकते हैं, सॉल्ट और वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर लिख सकते हैं, इसमें और भी लिख सकते हैं, लेमन प्लस वाटर लिख सकते हैं, शुगर प्लस वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुगर प्लस वाटर लिख सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल हो गया है। मतलब ये होते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। तो इट इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स इज मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, आपस में पूरी तरीके से है ना, सामान्य तौर पर है, पूरे तरीके से ये मिल जाते हैं, दो कंपोनेंट्स आपस में पूरे तरीके से मिल जाते। जैसे आपका हो गया सॉल्ट और वाटर को अगर हम मिलाएंगे तो आपको सॉल्ट नहीं दिखेगा वाटर में, शुगर को वाटर में मिलाएंगे तो आपको शुगर नहीं दिखेगा वाटर में, पूरे तरीके से आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, यानी ये यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं पूरे तरीके से। इसमें बोल सकते हैं हम लोग इट इज ए टाइप ऑफ mixture in which all the components are mixed non uniformly
यूनिफॉर्मली एंड इट हैज़ ए सेपरेट बाउंड्री बिटवीन द कंपोनेंट्स, ठीक है, बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। समझे? तो देखो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का मिक्सचर होता है जिसमें सभी कंपोनेंट जो होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं नॉन यूनिफॉर्मली। जैसे इसमें हम लोग लिख सकते हैं सैंड प्लस वाटर लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग लिख सकते हैं मॉड प्लस वाटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बोल लेते हैं एक बीकर लेते हैं तो यहाँ पे बीकर में यहाँ पे मड और वाटर है, तो देखेंगे आप मड नीचे क्यों रहेगा और ऊपर आपको वाटर दिखेगा, तो बीच में एक सेपरेट बाउंड्री आपको दिखाई देगा। समझ गए? तो ये डबल फेज में पाए जाते हैं। कौन सा? आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे आपको है दोनों का सेपरेट बाउंड्री दिखेगा, नीचे में है बॉटम में है सेडिमेंट्स के तौर पे, नीचे आपको बॉटम में सेटल डाउन दिखाई देंगे आपको मड या आपको हो गया सैंड, और फिर ऊपर वाला बाउंड्री में आपको दिखाई देगा वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे दो बाउंड्री मतलब आपको एक सेपरेट बाउंड्री दिखाई देगा, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है, उसमें एक सिंगल फेज में पाए जाते हैं, है ना, पूरी तरीके से मिक्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, ये हमारा हो गया हेटेरोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी और एक होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना, मेजर इजली, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफिकल्ट टू मेजर। तो मेजर इजली हो गया, जैसे हम लोग इसमें मेजर इजली जैसे हो गया लेंथ, एग्जाम्पल में लेंथ हो गया, दूसरा हो गया ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, इन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसमें देखा जाए तो मैलेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ठीक है, डक्टिलिटी हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, डक्टिलिटी हो गया, उसके बाद हम लोग शाइनिंग भी बोल सकते हैं या ओडूर बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटेटिव में हम लोग देख लिए कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देख लिए कि मैलेबिलिटी हो गया, डक्टिबिलिटी हो गया, शाइनिंग हो गया और ऑडोर हो गया, ठीक है। और क्वांटिटेटिव में हम लोग देख लिए कि मेजर इजली, यानी देखिए आप लेंथ को भी मेजर कर सकते हो, ब्रेथ को भी मेजर कर सकते हो, हाइट को भी मेजर कर सकते हो। तो ये सभी को हम लोग क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी में रखते हैं। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी इन विच कैन बी मेजर इजली, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से मेजर कर सकते हैं। आप लेंथ को भी मेजर कर सकते हो आसानी से, ब्रेथ को भी मेजर कर सकते हो आसानी से, हाइट को भी मेजर कर सकते हो आसानी से। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो इसको मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जैसे मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हो नहीं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हो नहीं, शाइनिंग प्रॉपर्टी, सोनरस, ऑडोरनेस, ठीक है, ऑडोर, ये सभी को आप है मेजर नहीं कर सकते हो। तो इन सभी चीजों को है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रखा गया है और इन सभी चीजों को है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रखा गया, ठीक है। तो आप इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम लोग SI यूनिट बोलते हैं, ठीक है, SI यूनिट बोलते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग देख लेते हैं कि देखिए हर एक वर्ल्ड
मतलब सॉरी वर्ल्ड में, सॉरी हर एक वर्ल्ड कैसे होगा, ठीक है, वर्ल्ड में देखा जाए तो आप बहुत सारे कंट्री होते हैं, हर एक कंट्री है एक मीजरिंग क्वांटिटी, यानी कि मीज़र करने की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग तरीके से कर रहे थे। कोई पाउंड में ले रहा था, कोई किलोग्राम में ले रहा था, कोई माइल में ले रहा था, कोई इंच में ले रहा था। सभी कंट्री हमारे वर्ल्ड में अलग अलग एक क्वांटिटी रख रहे थे मीज़र करने के लिए। अब यहाँ पे आओगे तो किसी चीज़ को मीज़र करना है तो हम केजी में मीज़र कर रहे हैं, लंदन है ग्राम में मीज़र कर रहा है। हम यहाँ पे लीटर में कर रहे हैं तो वो पाउंड में कर रहा है, यहाँ किलोमीटर में कर रहे हैं तो माइल में कर रहा है। तो ये कन्वीनियंट वे नहीं था किसी भी चीज़ को मीज़र करने का, तो नहीं था, तो उसके लिए इंटरनेशनल सिस्टम मतलब है फ्रेंच साइंस ऑफ एकेडमी है, वो 1971 में एक मेट्रिक सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया, जिसके द्वारा वर्ल्ड में हर एक कंट्री है जो कि मीज़र करने की जो क्वांटिटी जो था वर्ल्ड में हर एक कंट्री उस मेट्रिक सिस्टम को एडॉप्ट किया। कब? जब फ्रेंच साइंस मतलब फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस जो था, है ना, फ्रेंच साइंस ऑफ एकेडमी, ठीक है, फ्रेंच साइंस ऑफ एकेडमी, है ना, 1971 में उन्होंने, है ना, एक मतलब है कि हर एक 7 बेसिक यूनिट्स दिया, जिसमें है वर्ल्ड में हर एक कंट्री है अडॉप्ट किया, जिसके द्वारा हर एक साइंटिस्ट है उसके द्वारा हर एक डाटा को अच्छे से मेजर कर सकते हैं, यानी एक कन्वीनियंट वे दिया, है ना, जिसके द्वारा हर एक कंट्री हमारे वर्ल्ड का अडॉप्ट किया। और आज है इजी होता है किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, क्योंकि एक कॉमन यूनिट मिला, है ना। तो यानी फ्रेंच साइंस ऑफ एकेडमी जो है वो 1971 में है क्या दिया, तो एक मेट्रिक सिस्टम दिया, और उस मेट्रिक सिस्टम के द्वारा एक कॉमन यूनिट को इंट्रोड्यूस किया, जिसके द्वारा हर एक कंट्री उस यूनिट को एडॉप्ट किया। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं, तो 7 बेसिक यूनिट्स दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन है ना, 7 बेसिक यूनिट है, ठीक है। इसको हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। जैसे देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, इसके देख लेते हैं सैम्बल, इसके देख लेते हैं आपका सैम्बल के बाद आप लिख सकते हैं इसमें एसआई यूनिट, है ना, उसके बाद इसका भी सैम्बल है। अब यहाँ पे देखिए फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ लिया गया पहला, दूसरा लिया गया आपका टाइम, थर्ड है आपका करंट, फोर्थ है आपका टेम्परेचर, फिफ्थ है लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स में है आपका मास, 7 में है आपका अमाउंट ऑफ सबस्टांस, तो देखिए इसको हम लोग सैम्बल क्या है, एल है, टाइम का सैम्बल क्या है, टी है, करंट का क्या है आपका सी है, आई है, और टेम्परेचर का क्या है के है, ठीक है, टेम्परेचर का टी है, और लुमिनस इंटेंसिटी का क्या है आपका टी आई भी है, ठीक है। उसके बाद मास जो हो गया आपका, मास से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं एन से। तो देखिए लेंथ जो है एल से, टाइम को टी से, करंट को आई से, टेम्परेचर को टी से, लुमिनस इंटेंसिटी को आई भी से, है ना, मास को एम से, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस को एन से, ठीक है। इसका यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है, और इसके यूनिट देखा जाए तो क्या होता है
टाइम है ना, तो टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। और इसको मीटर को हम लोग एम सैम्बुल लिख सकते हैं, सेकेंड को हम लोग एस लिख सकते हैं, है ना। आई को हम लोग एम्पियर, करंट है ना, एम्पियर, तो करंट को हम लोग ए लिख सकते हैं, है ना, ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एम्पियर या ए एम पी भी लिख सकते हो आप, और टाइम ये टेम्परेचर है तो इसको हम लोग केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग आई भी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, तो कैंडेला, ठीक है, कैंडेला हो गया, को हम लोग सी डी लिख सकते हैं। और मास ऑफ सबस्टांस को हम लोग किलोग्राम लिख सकते हैं, किलोग्राम, इसको हम लोग केजी से डिनोट कर सकते हैं। और एन जो हो गया मोल, है ना, एम जो हो गया मोल, और इसको हम लोग MOL से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेंथ को L से, टाइम को T से, करंट को I से, टेम्परेचर को T से, लुमिनस इंटेंसिटी को IB से, मास को M से, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को N से। इसके SI यूनिट हो गया, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड में, और करंट को हम लोग एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, और आई भी मतलब लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, है ना, किलोग्राम में, और मोल में। मोल को हम लोग MOL लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं, किलोग्राम को CDKAS मतलब मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, किलोग्राम, मोल। ये हो गया आपके 7 बेसिक यूनिट्स हो गए, ठीक है। अभी देखिए ये 7 बेसिक यूनिट्स है, इन्हीं से है डिराइव्ड आते हैं बहुत सारे आपके मतलब यूनिट्स आते हैं बहुत सारे। जैसे अगर देखा जाए तो डेंसिटी, है ना, डेंसिटी अगर बात बोला जाए तो डेंसिटी जो होता है मास बाई क्या होते हैं, वॉल्यूम होते हैं। तो मास बाई वॉल्यूम होते हैं, तो देखिए D इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास का जो आपका यूनिट, SI यूनिट क्या है, केजी है, तो बताइए केजी लिख दिया। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम जो होता है, अब बताइए अगर क्यूब ले लेते हैं, क्यूबाइड ले लेते हैं, अगर क्यूब ही ले लेते हैं तो बताइए यहाँ पे, हालांकि देखा जाए तो लीटर क्यूब होता है और मीटर क्यूब होता है। तो अगर हम लोग क्यूब अगर बनाते हैं तो देखिए इसका क्यूब अगर बनाते हैं तो इसका हाइट भी L मतलब हाइट भी जो होगा, अगर मीटर में लेते हैं तो हाइट भी मीटर होगा, लेंथ भी मीटर होगा, और ब्रेथ भी मीटर होगा। तो बताइए L L L L L मतलब है साइड क्यों जाएगा, तो M लिखेंगे, क्योंकि इसका जो होता है वॉल्यूम जो होता है वो A क्यूब होता है। क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, A क्यूब होता है। तो अगर हम लेंथ ले रहे हैं मीटर में तो लेंथ मीटर में लेंगे, ब्रेथ मीटर लेंगे, हाइट मीटर में लेंगे। तो ओवरऑल M को अगर ट्रिपल मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो MQ आएगा हमारा, और MQ आएगा तो बताइए वॉल्यूम को हम लोग मीटर क्यूब में नहीं लिख सकते हैं। अब बताइए इसको हम लोग केजी पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, इसको केजी मीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए मीटर यानी कि कहीं ना कहीं डिराइव्ड हुआ इसी 7 बेसिक यूनिट से ही है, इसके है मतलब यूनिट्स डिराइव्ड हुए। अब अगर और भी बहुत सारे ले सकते हो आप, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ले सकते हो। मास का क्या होता है, केजी होता है, एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आप इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। तो अब बताइए ये भी तो कहीं ना कहीं है इसी से डिराइव्ड हो रहा है ना, इसी से डिराइव्ड हो रहा है। अगर मान लो तो F इज इक्वल टू होता है mg, मास इंटू ग्रेविटी होता है। मास को हम लोग केजी में मेजर करते हैं, और ग्राम को हम लोग फिर मीटर पर सेकेंड में मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर पर, सॉरी ग्राम को नहीं, ग्रेविटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। तो फिर इसका देखिए क्या हो गया, केजी, है ना, और क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या F इज इक्वल टू, है ना, क्या न्यूटन नहीं लिख सकते हैं। तो बताइए, तो इसी 7 बेसिक यूनिट से ना डेराइवेशन हुआ, ठीक है। तो इसी 7 यूनिट से आपको है डेराइवेशन हुआ है। तो आपको लिखना है यहाँ तक, तो लिख सकते हैं आप, सम कॉमनली यूज्ड प्रीफिक्स विथ बेसिक यूनिट्स।
देखिए कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसको हम लोग न्यूमेरिकल में है इस्तेमाल करते हैं। तो देखा जाए तो कुछ कॉमनली यूज्ड है, प्रीफिक्स है, उसके बेसिक यूनिट्स है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो देखें यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स ले लेते हैं और कुछ हम मल्टीपल फैक्टर ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे लेंगे तो डेसी, है ना, डेसी हो गया, उसके बाद सेंटी हो गया, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं मिली, उसके बाद हम लोग माइक्रो, उसके बाद हम लोग नैनो ले सकते हैं, पिको ले सकते हैं। डेका हो गया, डेका के बाद हम लोग क्या लेंगे, हेक्टो, है ना, हेक्टो, इसको हम लोग एच से लिख सकते हैं। हेक्टो हो गया, किलो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको किलो ले सकते हैं, हेक्टो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेका हो गया, हेक्टो हो गया, किलो हो गया, और किलो के बाद हम लोग मेगा लिख सकते हैं। लिए सेंटी ले लिए, मिली ले लिए, मिली के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, और नैनो के बाद पिक्को हो गया, पिक्को के बाद आपका डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा। तो डेसी को अगर हम लोग लेंगे तो 10⁻⁻1 लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमनली प्रीफिक्स ले रहे हैं जो हम लोग है न्यूमेरिकल में इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी हम लोग देखेंगे, तो हम लोग 10⁻⁻1 ले लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो 1 डेसीमीटर, है ना, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻1 मीटर। उसके बाद हम लोग देखा जाए तो 1 आपका हो गया -10⁻⁻2 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद अगर देखा जाए तो 10 मिलीमीटर, है ना, तो मिलीमीटर को 10⁻³ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर हो गया। उसके बाद माइक्रोमीटर है, तो आप इसको 10⁻, आप इसको 6 लिखेंगे। देखिए 3 1 2 3, अब 3 के ही मल्टीपल में चलते चले जाएंगे, ठीक है, 3 के मल्टीपल में चलते चलेंगे टिल 18 तक। उसके बाद फिर हम मल्टीपल अलग, मतलब नेगेटिव में नहीं जाते, पॉजिटिव में जाते हैं। तो 10⁻6 हो गया, तो 1 माइक्रोमीटर, है ना, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। उसके बाद नैनोमीटर अगर देखा जाए तो 10⁻⁻9, देखिए मल्टीपल के फॉर्म में जा रहा है, तो 1 नैनोमीटर, है ना, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद हो गया आपका हो गया पिकोमीटर, तो पिकोमीटर हो गया 10⁻⁻12, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। उसके बाद डेकामीटर हम लोग लिख सकते हैं 10⁻1, तो हम लोग इसको 1 डेकामीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁻1 मीटर, 10⁻1 मीटर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद हेक्टोमीटर का अगर देखा जाए तो 10⁻2 होता है, ठीक है, और 10⁻2 होता है तो 1 हेक्टोमीटर, है ना, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू क्या होते हैं 10⁻2 मीटर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग किलोमीटर आ जाते हैं, तो 10⁻3, देखिए यहाँ से 1 2 3, अब ये पॉजिटिव में जाएगा, ऊपर जो था नेगेटिव में था, तो यहाँ पे 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टो नहीं, किलो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर। उसके बाद इधर देखा जाए तो मेगामीटर जो होता है वो 10⁻6 होते हैं, क्या होते हैं 10⁻6 होते हैं, ठीक है। अब
देखा जाए तो इसको भी सैम्बुल भी हम लोग ले लेते हैं। अगर इसका सैम्बुल आप लेना चाहोगे तो सैम्बुल भी ले सकते हो। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको एम से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डी ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, सॉरी डी ए से, डे का है ना, तो डी ए से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग के से, इसको हम लोग कैपिटल एम से, है ना, इसको हम लोग कैपिटल जी से। तो ये है सैम्बुल है। अब 10 टू द पावर हमारा कितना आ गया, 10 टू द पावर 9 और इधर आ गया, इधर नहीं लिखा ना, 1 मेगा, है ना, 1 मेगा मीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 6 मीटर होते हैं। और इधर हो गया है 1 क्या गीगा मीटर ना, 1 गीगा मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 मीटर होते। तो ये सभी कुछ जो थे वो आपको प्रीफिक्स, जो ये देखिए प्रीफिक्स है और ये आपका क्या है, सैम्बल है, ठीक है, ये आपका सैम्बल है और ये आपका मल्टीपल फैक्टर है और ये आपका एग्जाम्पल है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक प्रीफिक्स थे, कुछ बेसिक यूनिट्स थे, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो साइंटिफिक है जो कि मतलब है कुछ डिजिट को है वो इजी वे में मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए एक साइंटिफिक नोटेशन दिए, ताकि है आपको है इजी वे में कैलकुलेट कर सको। तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, मोर अमाउंट में जो डिजिट होता है उसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, हम लोग इसके बारे में अब देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर देखा जाए बहुत सारे हम लोग लेते हैं। अगर 1 मोल इज इक्वल टू देखा जाए तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल एटम जो भी बोलिए आप। तो देखिए अगर हम लोग 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स एटम जो भी बोलिए, ठीक है, ये होते हैं, आपको ये पता है। अब देखा जाए तो साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट, ये कैसे आया ये हम लोग देख लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन है ना, साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग देखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में है ना, तो फिर से इसको कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, देखिए साइंटिफिक नोटेशन में अगर देखा जाए तो ये आया कैसे, अभी हम इसको देख लेते हैं। 6 है, 0 है, 2 2, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हम एक ले लेते हैं। अब बताइए साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े डिजिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसको लिखने में। तो इसको इजी वे में, मोर कन्वीनियंट वे में लिख सके तो साइंटिस्ट ने एक साइंटिफिक नोटेशन दिए और इस डिजिट को है वो साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग वो इजी वे में, मोर कन्वीनियंट वे में वो लिख सकते हैं। अब किस तरीके से लिखते हैं हम इसको लिखने के लिए सीखते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरीके से इसको इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पे कम से कम डिजिट पे पॉइंट आए। यानी अगर हम राइट साइड से अगर चलते हैं, ठीक है, अगर हम राइट साइड से चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कहाँ पे पॉइंट ले, यानी हमको 1 डिजिट से मतलब 1 डिजिट तक हमको पहुँचाना है, ठीक है। जैसे इधर से हम अगर चलेंगे तो पॉइंट अगर हम इधर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट लेते हैं तो काउंट कीजिए आप कितने इसमें हैं, इसमें कितने 0 है। तो अभी देखिए सपोज मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 2।
अब इस पे कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है, 20 है। ठीक है, तो 10 टू द पावर हम लोग 20 इसको लिख सकते हैं। अब ठीक है, 2 बार्स लेफ्ट, तो जब 2 बार्स लेफ्ट चल रहे हैं तो अब बताइए यहाँ पे हम लोग हमारे अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं लेफ्ट की ओर चल रहे हैं, राइट की ओर नहीं जा रहे हैं। तो लेफ्ट की ओर अगर जा रहे हैं तो बताइए इसको हम लोग ऐसा कहाँ पे पॉइंट दे दें? तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, तो 6.022, तो 6.022 मतलब हमको n का जो वैल्यू होगा वो 1 to 10 के बीच में ही रहना चाहिए, 1 to 10 के बीच में रहना चाहिए। अब बताइए हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पर अगर पॉइंट लेंगे तो 1 to 10 के बीच में तो आता नहीं है, तो ये नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 to 10 के बीच में नहीं आता है। तो बताइए कहाँ पे आता है? तो हम यहाँ पर अगर पॉइंट देते हैं, है ना, डेसिमल देते हैं यहाँ पे, तो 1 to 10 के बीच में डिजिट आ जाता है, वो कौन है? तो यहाँ पे 6 आ रहा है। 6 जो है 1 to 10 अंडर आता है, यानी 1 to 10 अंडर आता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम 6.022 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 3 डिजिट एलॉन्ग 2 बार्स लेफ्ट न चले हैं। ठीक है, एलॉन्ग लेफ्ट साइड चले हैं, तो बताइए इस पे पावर क्या हो जाते हैं? 20 20 20 अब प्लस इधर आप 3 डिजिट में चले हो लेफ्ट की ओर ना, तो पावर बढ़ते हैं प्लस में। तो देखिए कितने चले हो, कितने डिजिट चले हो? 1 2 3 डिजिट चले हो, तो 3 डिजिट हम ऐड कर दिए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिख सकते हैं। अब यही तो आया है यहाँ पे, फिर से समझेंगे आप इसको। इतने बड़े डिजिट को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो आप ऐसे। अब आपको ऐसा डिजिट लेना है जो अंडर 1 to 10 के अंदर है, यानी 1 से 10 के बीच में आए। तो आप यहाँ पे चलेंगे तो 60 तो नहीं आता है, तो आगे और चलेंगे तो 6 आता है। 6 जो आता है वो 1 to 10 के अंडर में आता है, तो 1 to 10 के अंडर में आता है। कितने डिजिट आप चले हो? 1 2 3 डिजिट चले हो, तो 1 2 3 डिजिट चले हो, तो लेफ्ट की ओर ना जा रहे हो, हम लोग लेफ्ट की ओर इधर की ओर चल रहे हैं। तो जब इधर की ओर चल रहे हैं तो क्या होता है? लेफ्ट की ओर चलते हैं, है ना, तो लेफ्ट की ओर चलते हैं तो ऐड होता है, जो होते हैं, ठीक है, पावर इंक्रीज होते हैं, यानी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? पावर इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अगर मान लो कि आप ले लिए 7270, है ना, इतना ले लिए, तो अब बताइए इसको आप कैसे लिख सकते हो? लेफ्ट की ओर चलिए, लेफ्ट की ओर अगर चलेंगे तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हो? तो देखिए इस पे कितने जीरो? 1 2 3 4 5, तो पहले आप इतना लिख दीजिए 702, जितना डिजिट है उतना लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख दिए, 10 टू द पावर 5 लिख दिए जी, 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब आप बताइए इधर लेफ्ट की ओर चलेंगे, इधर चलेंगे तो आपको ऐसा डिजिट लेना है जो 1 से 10 के बीच में आए। तो बताइए इधर से आप चलेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब देखिए 8 जो है वो 1 to 10 के अंदर आता है, यानी 1 से 10 के अंदर आता है। तो अब आप इसको लिख सकते हो ना 1.702 इंटू 10 टू द पावर 5। कितने डिजिट चले? 1 2 3 डिजिट चले, तो इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए। अब 8.702 इंटू 10 टू द पावर 5 और 3 कितने हो गए? आपका 8 हो गया। तो आपको देखिए 8 इतना आ गया। अब आपको लगता है कि सर ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब देखिए इसको हटाइए पॉइंट, इसको आप हटाएंगे तो देखिए 8 और 702 अब 22, ये पॉइंट हटेगा तो 3 जीरो नीचे आ जाएंगे, आज उस पर क्या आ जाएंगे? 10 टू द पावर 8। तो बताइए यहाँ पे बताइए इसको 1 2 3 जीरो है, तो इसमें से आप 8702 बाई 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 8702 इंटू 10 टू द पावर 5 नहीं आ जाएंगे? आएंगे ना? क्लियर है ना यहाँ तक?
ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग साइंटिफिक नोटेशन और भी बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 0 0 0 अगर हम लोग 2 4 लेते हैं और इस पे 10 टू द पावर अगर मान लीजिए 5 अगर लेते हैं, तो हम लोग है डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं राइट की ओर। किधर कर रहे हैं, है ना, राइट की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, राइट, है ना, एलोंग टूवर्ड्स राइट, है ना, क्या कर रहे हैं, टूवर्ड्स राइट हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। किसको, डेसिमल को। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग पावर को, ठीक है, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो है वो पावर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना, पावर डिक्रीज हो जाएगा, पावर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो 0 0 0, तो इधर हम लोग चल रहे हैं ना, तो इधर हम लोग चलेंगे तो 1 to 10 फिर वही फाइंड आउट करेंगे कि 1 से 10 के बीच में कोई ऐसा डिजिट ले जो 1 से 10 के बीच में है। तो इधर चलेंगे तो देखिए 4 है, तो 1 2 3 4 4 है, तो 4 के बाद हम लोग डेसिमल लेंगे तो देखिए 2.4 कितने के बाद डेसिमल लिए हो, कितने डिजिट के बाद डेसिमल को शिफ्ट किया, तो 1 2 3 4, तो 4 इसमें क्या हो जाएंगे 10 टू द पावर -4 हो जाएंगे, तो 2.4, ठीक है। तो ये हमारे आंसर हो गए, यानी साइंटिफिक नोटेशन ये हो गया। तो राइट की ओर जाते हैं ठीक है, तो राइट की ओर अगर जाते हैं डिक्रीज होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं पावर को, और अगर लेफ्ट की ओर आते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड करते हैं पावर को, ठीक है। मतलब है कि हमारा पावर जो होता है वो इंक्रीज होता है, वाइल राइट की ओर जाते हैं तो पावर डिक्रीज होता है क्योंकि उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। सेशन में मैं आपको सारा जितना भी बेसिक था मैं आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो सेशन आएगा, मतलब इसका नेक्स्ट जो सेशन आएगा पार्ट 2 या पार्ट 3 जो भी आए, इसका नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें हम लोग ग्राम मोलिकुलर वेट, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एक्चुअल मास, रिलेटिव मास, है ना, मोलिकुलर मास, ये सभी हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे, है ना। मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ दिया था, उन सभी लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे गेल-ल्यूसक हो गया, है ना, कुछ पास्कल्स भी दिए थे, कुछ डाल्टन ने दिए थे, ठीक है, लैवोजियर ने भी दिया था, एम्पिरिकल फार्मूला फिर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग और भी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। फिर भी मैं आपको यहाँ तक जितना भी बेसिक था इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दिया, पढ़े हुए होंगे तो समझने वाले को और ज़्यादा समझ में आया होगा। फिर भी आगे जो आएगा और जो फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो ज़्यादा मैं और नहीं कहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके का आपको डाउट होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।